हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के आपका जो बिहार सरकार द्वारा हर साल प्रत्येक वर्ष मॉडल पेपर जारी की जाती हैं ऑनलाइन, यानी उनके वेबसाइट पर दिया जाता है और हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल करके हर साल सॉल्यूशन देते हैं। मेरा प्रयास यही है कि इस बार जो पहला एक एक सेट आपको डाल दिया गया है, आप जा कर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐसे सर्च मारिएगा कि बिहार सरकार क्लास 10 2026 मॉडल सेट, तो वो उसमें आ जाएगा आपको। उस मॉडल सेट में आज हम गणित की सब्जेक्टिव को आज देखेंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। वहीं पार्ट 1 वीडियो में 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सोल्यूशन दिए हैं और पार्ट 2 में 51 से 100 तक का कंप्लीट सोल्यूशन दिए हैं। आज हम 1 से लेकर के 30 तक, अर्थात 1 से 30 क्या कहा जाए, इसमें एक सब्जेक्टिव 1 से 30 तक जो कुल मिलाकर के 2 नंबर प्रश्न होता है, उन प्रश्नों को देखेंगे। एक पार्ट और लाएंगे, उस पार्ट में आपको सब्जेक्टिव पार्ट 2 में आपको हम 31 से लेकर के जो 38 तक प्रश्न है, अर्थात 5 नंबर, उनको बनाएंगे। हाँ, 1 से 30 में थोड़ा वीडियो क्या है ना, लंबा हो जाएगा। इस वजह से 2-3 ऐसे प्रश्न होंगे जिनको हम आपको सब्जेक्टिव में बता देंगे। तो अभी जो आसान प्रश्न है, जो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारी समझ में आ रहा है, उन प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट अभी सॉल्यूशन देंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन बी अर्थात खंड ब का। सेक्शन बी में कहा गया है कि कुल मिलाकर के 1 से 30 तक के प्रश्नों में आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना है। वहाँ लिखा होगा, दिखता होगा। अब ऐसा इनमें बच्चे कन्फ्यूजन होता है, क्या 1 से लेकर के 15 तक ही बनाना है? नहीं, ये इंस्ट्रक्शन आपको ये आदेश दे रहा है कि 1 से 30 तक में जो आपको आसान प्रश्न लग रहा है, वो 15 प्रश्न को आप सोल्यूशन कर दीजिए, बना दीजिए। ठीक है ना? चाहे 25वां नंबर हो, 23वां नंबर हो, कोई भी प्रश्न हो, और टोटल लेकिन 15 ही प्रश्न होना चाहिए। तो क्या एग्जाम में आपको 15 ही प्रश्न बनाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए। 16-17 अगर 2 एक्स्ट्रा बना दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जिन बच्चे को नहीं आता है वो एक आध ज़्यादा बना भी देता है तो क्या है ना, मैनेज हो जाता है उसको जैसे तैसे। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रयास रहना चाहिए कि जो रूल और नियम कहता है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन देना होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि संख्या 72 और 120 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM यानी लॉग ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं ना, महत्तम होता है हायर कॉमन फ्रैक्शन और लघुत्तम LCM होता है लोअर कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है ना? जब हम 72 का फैक्टर करेंगे, 72 का ऐसे 72 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 मर्तबे में लगाइएगा तो ये 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 18, नहीं, अब 2 से लगाइएगा तो 9 हो जाएगा, 3 से लगाइएगा तो 3 तिया 9। यानी आपने 72 का फैक्टर इस रूप में किया कि सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आया है। इनको थोड़ा सा और समेट के लिखिएगा तो इस अंदाज में आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3। क्यों 2 के पावर 3 दिए? क्योंकि 3 गो 2 है ना, तो 2 के पावर 3 तो दे ही सकते हैं, समान बेस रहने पर पावर जुटता है। यहाँ हो गया 3 के पावर 2। वहीं आपका एक डाटा है 120, इसका जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा इस अंदाज में, बचपन में आप बनाए होंगे, तो 60 दूना 120 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। 15 में तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाइए, 3 पंचे 15। अभाज्य फैक्टर यही आया। यानी देखा जाए 120 को जो आप फैक्टर किए हैं तो वो आया है आपको 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 गो 2 आया है इसमें भी, और एक आया है आपको 3 गुना 5। अब हमें इसमें HCF ने डिमांड किया है, इसमें LCM डिमांड किया है, तो पहले हम लोग LCM फाइंड करते हैं। लोअर कॉमन फ्रैक्शन किस संख्या का? 72 का, और ये 72 है, और 120 का। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर वाला, इनको थोड़ा सुधार करके ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5। तो 2 के पावर 3 दोनों में देखिए, सबसे ज़्यादा दोनों में तो एक ही जैसा है, तो यहाँ पे आप 2 के पावर 3 दे दीजिए। वहीं देखिए सबसे ज़्यादा हायर कॉमन फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें देखा जाए, यानी लोअर कॉमन फ्रैक्शन में यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो यहाँ आपको 3 के पावर 2 लेना पड़ेगा। और एक आपको 5 है, यहाँ 5 नहीं मिला है तो यहाँ 5 भी आपको लेना पड़ेगा। सबको गुना कर दीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना कितना हो गया? ये 8 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ये 5 हो गया। शॉर्टकट गुना देखिए कैसे होता है, 8 पंचे कहिए 40 हुआ,
और 40 का गुना किससे कीजिएगा, 9 से, तक कहिए 9 चौका 36, यहाँ पे आप 36 दे दीजिए और 40 वाला जीरो यहाँ चिपका दीजिए। आपका लघुत्तम कितना आ गया, 360। यहीं पर आपको HCF पूछता, हायर कॉमन फ्रैक्शन अगर एग्जाम में आता किस किस का, 72 का और 120 का आता, तो हम लोग कैसे ज्ञात करते, यानी इसमें देखते सबसे दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। तो 2 के पावर 3 यहाँ भी है, 2 के पावर 3 यहाँ है, तो 2 के पावर 3 दे दीजिए। और इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 3 के पावर 2 यहाँ है, यहाँ 3 के पावर 1 के है, यानी 3 के पावर 1 ही लेना पड़ेगा। इसमें 5 नहीं है, यहाँ 5 है, तो कॉमन हो ही नहीं रहा है, यानी अपना महत्तम ये इतना ही होता। 2 के पावर 3 कहने का सेंस 8 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 8 3 कितना हो गया, 24। जब महत्तम पूछता तो 24 आता और लघुत्तम पूछा है तो कितना आया है आपको, 360 आया है। आई होप इस पहले प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है हमेशा, और बहुत सुंदर प्रश्न है। बोला गया कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। स्वाभाविक है, जो रूट के अंदर है वो तो अपरिमेय होगा ही, और ये 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पहले देख लीजिए, आसान प्रोसेस आपको हम बताएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है, बोला गया है सिद्ध कीजिए अपरिमेय। आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा माना कि है अपरिमेय, आप मान लीजिए परिमेय। माना कि 3√2 यहाँ अपरिमेय है, तो आप मान लीजिए परिमेय संख्या। 3√2 एक यहाँ जोड़ दीजिएगा वर्ड, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम 3√2 को क्या मान लिए हैं, परिमेय है। जानते हैं कि परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, कहिए P/Q के बराबर होता है। वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन Q यानी हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। याद रखिएगा, यहाँ 3 जो है रूट के बाहर है, अर्थात परिमेय है। इस 3 को आप इधर ला सकते हैं, यानी यहाँ पे हम √2 बराबर P/ यानी 3 गुना वाला डाटा कहाँ चलाएगा, भाग में। ऐसे आप 3Q लिख सकते हैं। गौर से देखिएगा तो दोनों बात आपस में बराबर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है, ये अपरिमेय है, और ये डाटा क्या है, परिमेय है। यहाँ लिख दीजिएगा कि अपरिमेय, इधर कौन संख्या है, अपरिमेय बराबर नहीं है किसका, परिमेय का। अपरिमेय बराबर नॉट इक्वल टू परिमेय। यहाँ एक लाइन जोड़ दीजिएगा, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। आप क्या माने थे, हम ये माने थे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये हम गलत मान लिए हैं ना। इसीलिए कह सकते हैं अतः 3 यानी इसलिए 3√2 एक कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मेन भाषा का खेला है। अगर ये शब्द अगर आपको आता है तो ऐसे प्रश्न को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। आई होप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम प्रश्न संख्या तीसरा की ओर बढ़ेंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। बीच में आपको ऐसा इवेंट लगता होगा कि एडिटिंग किया है, कारण मूल ये है कि इसमें आके कभी मक्खी बैठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और हम लोग भी अभी टेक्निकल के मामले में कहिए तो उतना कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, मैनेज कीजिए। हमको y+2 से इसमें भाग देना है, तो इसको भाग देने के लिए आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा, गौर से देखिए। हम लोग तीसरे प्रश्न को देख रहे हैं, यानी सभी क्वेश्चन आपको y के फॉर्म में है ना। अगर x के फॉर्म में देता तो हम उसको px मान लेते, y के फॉर्म में है तो इसको py मान लीजिए। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि माना कि py इजिकल टू, यानी पॉलिनोमियल, ये क्या बहुपद के रूप में दिया है, 2y² है प्लस आपका 3y है और फिर प्लस आपका 1 है, और भाग देना है आपको y+2 से, तो इसको शॉर्टकट में हम gy मान लेते हैं। यानी gy का वैल्यू कितना दिया है, कहिए तो y+2 दिया है। अब बोला है भाग देने के लिए, तो भाग देखिए कैसे देते हैं, y+2 से, एक मिनट, यानी हमें y+2 से भाग देना है किस में, 2y² प्लस
3y और +1 में भाग देना है। मन में सोचिए y के कोफिशिएंट गुणांक में कितना है, तो कहिएगा सर 1 है, और हमें लाना कितना है 2, तो उसे 1 में कितना से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। कहिए 2 से गुना करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ आप 2 दे दीजिए। ऑलरेडी आपके पास एक y है, उस y में कितना y से गुना कीजिएगा ताकि y² आ जाए, तो आप कहेगा सर कि y से गुना कीजिए। यानी इस 2 को यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं कुछ तो 1 है, 2 को 1 से गुना किए तो 2 हो गया, y को y से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका y²। यहाँ पे साइन नहीं कुछ तो कितना छिपा हुआ है, कहिए प्लस है, प्लस को इस वाले प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डाटा प्लस में आ जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा आपको 4y हो जाएगा। अब इन दोनों को आप काट दीजिए, लेकिन अभी नहीं कटेगा जब तक कि इनका साइन अपोजिट नहीं कीजिएगा। तो भाग में क्या होता है, घटाना पड़ता है, अर्थात इसका सिंबल प्लस है, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा। ये 2y² से 2y² आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मन में सोचिए यहाँ पे 3y में से 4y हटाना पड़ेगा, तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर साइन प्लस लेके माइनस, तो याद रखिएगा यहाँ पे माइनस है ना, 4y में से ये +3y को हटा दीजिए तो यहाँ कितना बच जाएगा, आपको -y हो जाएगा, और ऑलरेडी आपके पास यहाँ +1 है तो +1 दे दीजिए। भाग का यह एक नियम है कि यहाँ पे अगर साइन माइनस में है तो ये माइनस आप यहाँ पर दे दीजिए। अब भाग लगाइए, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है ना, तो 1 के मतलब में भाग लगाइए। माइनस को अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो माइनस और प्लस का गुना क्या होता है, माइनस होता है। 1 को -y में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, -1 से y में तो -y हो गया, और 1 को 2 में गुना कीजिएगा, लेकिन सिंबल माइनस है तो ये माइनस और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा। 1 को 2 में गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा। ये y से y अभी नहीं कटेगा। भाग का हम तो नियम बताए हैं कि साइन क्या करना पड़ेगा आपको, अपोजिट। इसके लिए आपको माइनस से यहाँ गुना करना पड़ता है, यानी माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ये y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 2 माइनस में नहीं रहा, 2 क्या चीज़ में आ गया, आपको प्लस में आ गया है। इस 2 को और 1 को जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। सवाल डिमांड क्या कर रहा था, आपसे बोला गया था सिर्फ भाग दीजिए, भाग हो गया। कभी कभी प्रश्न में आता है कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल कितना आया है, 3 यहाँ लिख सकते हैं आप कि शेषफल को हम लोग यहाँ पे RY से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि सारे पद y के फॉर्म में हैं। तो शेष कितना आया, आपको 3 आया है। आई होप कि आप प्रश्न संख्या तीसरे को अच्छे से समझ गया होंगे। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद gx के लिए x² - 7x + 6 के शून्यक है, आपको शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान डिमांड किया गया है। हो सके कभी कभी शून्यकों का गुणनफल भी पूछ लिया जाए। तो चलिए चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न में जो आपका समीकरण दिया है, उन समीकरण को हम लोग लिखते हैं। यह अपना चौथा प्रश्न है। सारे क्वेश्चन x के फॉर्म में तो लिख लीजिएगा, जो दिया गया है वो आराम से ऐसे लिख लीजिएगा, जिस फॉर्म में दिया गया है उसी अंदाज में लिखिए। यानी gx का मान दिया गया है, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। gx का वैल्यू कितना दिया है, x² - 7x, x² - 7x और +6 है। आपसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जो भी द्विघात बहुपद दिया रहे उसके शून्यकों का योगफल होता है x का गुणांक, यानी x के जो गुणांक होगा वो, और बट्टा में x² का गुणांक, या शॉर्टकट में हम इसको -b/a भी लिखते हैं। क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है आप जानते हैं, ax² + bx + c होता है। x के बगल की जो डाटा होता है उसे हम b कहते हैं, और x² के बगल के डाटा को क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला का माइनस और x का अपना खुद b का वैल्यू यहाँ पे क्या ले लोगे, -7 ले लोगे। और ऑलरेडी आपके पास a का वैल्यू नहीं कुछ तो कितना छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो आप 1 यहाँ दे दीजिएगा बट्टा में, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 7, बट्टा में आपको 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्रश्न यहीं तक बन गया है। लेकिन इसी प्रश्न में कहता कि सर शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योगफल हम कैसे गुणनफल पूछता, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, α.β = c/a। इसमें देखिए जो अचर पद होता है उसको c कहते हैं, अर्थात अचर पद कितना है, 6 है, और a का वैल्यू यानी x² की बगल की डाटा को a कहते हैं,
6/1, यानी कट खोट के आंसर कितना देता, 6 देता। जब ये पूछता तब आप बनाते। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 4 के बाद आएंगे 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्यक आपको ज्ञात करना है, साथ ही साथ शून्यकों और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आपका रिलेशन बताना है। बहुत सुंदर प्रश्न है, इनको देखिए। सबसे पहले इसको डिलीट कीजिए, मिटा लेते हैं। और ये संबंध आपको आना चाहिए मेरे ख्याल से, आप लोग तो रिवीजन किए होंगे। अंतिम प्रयास है तो एक बार थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और जिस टाइप से इस मॉडल में क्वेश्चन दिया गया ना इस सेट में, उसी टाइप का क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में आएगा, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अपना बहुपद है तो बहुपद को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं और क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर पी एक्स बराबर अपना डाटा कितना दिया है, x² - 7 दिया है। हमें बोला गया है शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यक जानते हैं ना, सुन्ना, यानी बहुपद के शून्य के बराबर है। यानी हमें क्या फाइंड करना है कि px का शून्यक ज्ञात करना है, अर्थात बराबर में हम 0 दे सकते हैं। और px के जगह आप क्या चिपका सकते हैं, क्योंकि px का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है x² - 7 बराबर 0, यानी x² बराबर माइनस वाला डाटा इधर प्लस में आ गया, और जब स्क्वायर को फेंकोगे तो इधर रूट पे चढ़ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस दे दीजिएगा। यानी एक शून्यक अल्फा इसमें पॉजिटिव फॉर्म में √7 आ जाएगा, और एक शून्यक बीटा को हम निगेटिव फॉर्म में -√7 रखेंगे। आई होप कि आप 2 शून्यक ज्ञात कर लिए। अब इनके बीच हमें संबंध स्थापित करना है। परीक्षा में संबंध यहाँ लिख दीजिएगा, रिलेशन, संबंध। यानी संबंध में हम लोग जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax², कहिए bx + c होता है। अल्फा की जगह कितना चिपकाइएगा, कहिए √7 चिपकाएंगे। बीटा की जगह कितना चिपकाइएगा, -√7, इस फॉर्मूला का प्लस दे दीजिए, और बीटा का अपना बपौती वाला -7 है तो ऐसे दे दीजिए। यहाँ माइनस b किसको कहते हैं, x के गुणांक जो होता है उसी को b कहते हैं, लेकिन आपके इस बहुपद में x का कहीं पे गुणांक ही नहीं है, तो हम कितना दे देंगे, 0। अब बट्टा में a देखा जाए तो x² के बगल में जो डाटा होता है उसको a कहते हैं, अर्थात यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना है आपको 1 है, तो आप यहाँ पे 1 दे दीजिए। +√7 से -√7 हट जाएगा तो 0, यानी ये आंसर आपको 0 बराबर 0। एक रिलेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। दूसरा रिलेशन क्या देना है, अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c/a, अर्थात अल्फा का वैल्यू आप √7 लीजिएगा और बीटा का वैल्यू -√7 लीजिएगा। और c यानी कांस्टेंट, c का वैल्यू कितना है आपको -7 है, और a यानी x² के बगल का डाटा आपका 1 है। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपको, -√7 को गुना कीजिएगा तो कितना डाटा आपको आएगा, 7 बराबर, इधर भी -7। ये संबंध आपका स्थापित हो गया। आई होप कि आप 5वें नंबर प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ रहे हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें, नहीं जिसके लिए आपका इक्वेशन दिया है x² - 8x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। ऐसे केस में आपसे k का मान पूछा गया निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा, यानी आपका इक्वेशन दिया है x² माइनस में आपका 8x और प्लस में आपका है k दिया हुआ बराबर में 0। मूल जब वास्तविक और समान उसी केस में होता है, हम लोग विविक्तकर या विवेचक से ज्ञात कर पाते हैं मूल की प्रकृति। जब d का वैल्यू 0 से कम रहता है तो मूल ज्ञात नहीं होगा, जब d का मान 0 से ज़्यादा हो गया तो मूल वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है वास्तविक और समान उसी केस में होगा जब इसमें d का मान जो होगा विविक्तकर यानी विवेचक का मान किसके बराबर होगा, आपको 0 के बराबर। हम लोग जानते हैं ना विवेचक का सूत्र क्या होता है, कहा जाए तो ये होता है b² - 4ac = 0। यहाँ पे b किसका गुणांक हो गया, x का गुणांक, जो आपको निगेटिव फॉर्म में है तो निगेटिव दीजिए, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, -4 गुना a, यानी x² के बगल में डाटा 1 है तो 1 दे दीजिए, और c के जगह पे कितना चिपकाएंगे, k है तो k दे दीजिए बराबर में 0। 88 कितना हो जाएगा आपका 64, माइनस कितना हो जाएगा आपको 4k बराबर में 0। इस 64 को उधर ले जाइए उस तरफ, यानी -4k = माइनस कितना हो जाएगा आपको 64, पॉजिटिव वाला सिंबल
जब भी बराबर के उस तरफ जाता है तो किस में जाता है आपको, माइनस में हो जाता है। इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए और 4 से 64 को तरतरा दीजिए, माने 16 चौका 64, अर्थात के का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 16। और आपसे यही डिमांड किया जा रहा था कि के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आई होप कि आप ये प्रश्न संख्या 6 को अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट करते हैं, थोड़ा सा इरेजर कहाँ गया अपना, हाँ ठीक है। कह रहा है द्विघात समीकरण 9x² माइनस 12x और प्लस में आपको डाटा दिया है 4 को हल करना है। चलिए करते हैं, ये 7वां क्वेश्चन है। 9x² माइनस में डाटा दिया है आपको 12x और प्लस 4 बराबर 0, इसको हल कीजिए। सबसे पहला इसका काम होता है ये लास्ट वाले डाटा 4 और 9 इन दोनों को गुना कर दीजिए। 4 नमा कितना होता है 36, और इस 36 को फैक्टर कर लीजिए बगल में, अर्थात इसको अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में बदल दीजिए। तो 18 दूना 36, 2 से तोड़िएगा तो 9 दूना 18, 3 से तोड़िएगा तो 3 तिया 9। अब इन 2 2 और 3 3 के रिलेशन से हमें बीच वाले पद पुराना है, अर्थात कितना -12 पुराना है। कैसे पुरेगा, पुराइए। तो देखा जाए तो 3 दूना 6 यहाँ भी है और 3 दूना 6 यहाँ है, माने 6 और 6 मिल करके कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। तो इसको हम इस अंदाज में लिख सकते हैं 9x² माइनस 6x, माइनस में क्या दे देंगे 6x, प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या हो रहा है, क्या 9 कॉमन होगा इन दोनों डाटा में, नहीं होगा। 6 कॉमन होगा, नहीं होगा। जब 9 नहीं कॉमन हुआ, 6 नहीं कॉमन हुआ, तो और दूसरा चीज़ क्या सोचिएगा 3 के बारे में, क्योंकि 9 के फैक्टर में 3 आता है, तो 3 ले लीजिए। इसमें 2x और यहाँ एक ही x है, तो एक ही x कॉमन लिया जाता है। इस 3 से 9 में भाग दीजिएगा तो कहिए 3 तिया 9 और एगो x आप ले लिए, इसका मतलब है इसमें एक x बचले रह गया। फिर 3 से इसमें भाग दीजिए, प्लस और माइनस यहाँ पे आपको माइनस देना पड़ेगा। 3 से 6 में भाग दीजिएगा, 2 मरतबे लग जाएगा, और x तो आप कॉमन ले लिए ना, तो सिर्फ यहाँ पे आपको 3x - 2 लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों में रिलेशन देखिए, जो सबसे पहले आपका सिंबल यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या हो रहा है, x तो कॉमन हो रहा है नहीं है। 6 में क्या है कहिए 2 और 3 है, 6 में फैक्टर कितना है, ये तार थोड़ा बार बार डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। और 4 में फैक्टर क्या है कहिए 2 2 है, तो 2 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, यहाँ पे 2 ले लिए। x कॉमन लेंगे नहीं, तो माइनस को माइनस में भाग दीजिएगा तो यहाँ कोष्ट में शुरुआती फॉर्म प्लस होता है, बट प्लस नहीं लिखा जाता है। 2 से 6 में भाग दीजिएगा तो कहिए 3 मरतबे में लग जाएगा, और x रह जाएगा ना, क्योंकि इस बार आप x इस दोनों में कॉमन नहीं लिए हैं। माइनस और प्लस यहाँ क्या दे दीजिएगा, -2 से 4 में भाग दीजिए, कहिए 2 दूना 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अपना फैक्टर अर्थात अभाज्य गुण, ये जो गुणनखंड है ये सही बन रहा है या गलत, इसका इंडिकेटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये दोनों बक्सा के अंदर जो सिंबल आपका बराबर इक्वल डाटा देखने को मिलेगा, तो समझिए अपना गुणनखंड सही बन रहा है। अर्थात यहाँ भी 3x - 2 है, यहाँ भी 3x - 2 है। इन दोनों में देखा जाए अगर हम कॉमन ले लेते हैं 3x - 2, यहाँ पे यहाँ से भी 3x - 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी 3x - 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया अपना कहिए 3x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया -2 बराबर 0। एक बार हम डाटा लिखेंगे सर कि 3x - 2 = 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 किस में आ जाएगा कहिए प्लस में, यानी x का वैल्यू हो जाएगा कहिए 2/3। फिर इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो कहिए 3x - 2 = 0, तो 3x = क्या हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 2/3। अपना x का कितना वैल्यू आ गया है, 2 शून्य का आ गया, अगर शून्य भी कह सकते इसको, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यही इसका हल है 7वां प्रश्न का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। 8वां प्रश्न को देखिए, समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 5 8 11 डैश डैश के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जानते हैं ना, पहला पद को A1 या A से इंडिकेट करते हैं और दूसरा पद को A2 से इंडिकेट करते हैं। अगर nवां पद हो तो उसको हम क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, AN से इंडिकेट करते हैं। और लास्ट पद यानी AN बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A + n - 1 × D होता है ना। D क्या है, सर्वांतर को दर्शाता है। सर्वांतर किसको कहते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं तो सर्वांतर फाइंड हो जाता है। कहने का सेंस
बाद के पद से पहले पद को घटा दिए तो अपना डी ज्ञात हो जाता है। वहीं से एस का योग, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस यानी n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस का हालांकि दो फार्मूला होता है, यानी किसी पद के योग का दो फार्मूला कहा जाए। यानी किस अंदाज में होता है देख लीजिए, पहले बेसिक बात समझ लीजिए। हम लोग एपी में पहला पद को ए से इंडिकेट करते हैं, लास्ट पद को एन से, दूसरा पद को ए2 से, तीसरा पद को ए3 से। आई होप समझ गए होंगे। एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और वहीं पर आपको डी की बात करूं तो जस्ट बाद के पद से, यानी कोई सॉरी बाद के पद से उसके पहले पद को घटा के निकाला जाता है। कभी कभी ऑप्शन में इस अंदाज में भी डी का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या थोड़ा और इसका चेंज कर दे अलग अंदाज में, तो टी एन प्लस 1 कर दूँ ना, तो यहाँ पे आपको टी एन देना पड़ेगा। इसका मूल मकसद ये हो गया कि ये 5वां है तो यहाँ 4 है ना, 5 में से 1 घट गया। यहाँ अगर 10 है तो n का वैल्यू अगर 10 लेता हूँ तो 10 से 11 हुआ ना, तो यहाँ 10 ही ना देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका डी का। यानी एस एन का फॉर्मूला पूछा जाए तो एस एन का फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आपको लास्ट पद दिया रहे तो एस एन का ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे शॉर्टकट में, n बटा 2 इंटू ए प्लस कहा जाए तो एल हो जाएगा। ये बेसिक बात है आपका। लेकिन हम लोग प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में जो दिया गया वो पहले हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया गया है? दिया गया है एपी। एपी का जो रूप दिया है वो किस फॉर्म में दिया है आपको? 8वां है ना, 2 5 8। यहाँ लिख दीजिए 8वां प्रश्न है। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, डैश 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 के प्रथम 20 पदों का योग, यानी 20 पद का योग ज्ञात करना है। यानी इसमें ए का वैल्यू हमें 2 दे दिया। डी यानी बाद के पद से पहला पद को घटाइए, 5 में से 2 घटाइएगा तो ये 3 पाइएगा। या बाद में 8 है, पहले 5 है, 8 में से 5 घटाएगा फिर भी कितना पाइएगा आप? 3 ही पाइएगा। कहने का सेंस 8 में से 5 को घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 3। कहीं से भी घटा सकते हैं, 5 में से 2 को भी घटाइए तो 3 हो जाएगा। जहां मन है वहां बिंदास लिखने का। डी में कोई ये नहीं है कि आपको गलती कर देगा कोई, लेकिन ज़्यादातर प्रयास रहता है लोगों को कि जस्ट बाद के पद से पहला पद को घटा देता है। और इसमें n का वैल्यू 20 दिया है। कैसे समझे सर n का वैल्यू 20? जिसमें प्रथम 20 पद दिया है ना, प्रथम 1 पद 2 पद 3 यानी 20 पद, तो n का वैल्यू टोटल हो गया आपको 20। सीधा हम लोग योग याद करेंगे। एस एन का फॉर्मूला जानते हैं ना, n बटा 2 होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बैठा देंगे? डी। यानी n के जगह 20 बैठा देंगे, ये हो जाएगा 20 बट्टा 2 इंटू 2a। ए के जगह कितना चिपका दीजिएगा? 2 प्लस n माइनस 1, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 20 में से 1 घटा दीजिए। और d कितना निकाले हम लोग? 3 निकाले, तो यहाँ 3 चिपका दीजिए। 2 से 20 को खोट दीजिए, 10 मरतबे में खोटा जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19 गुना 3 हो जाएगा। यानी 10 कोष्ट में 4 प्लस 19 30 कितना हो जाएगा आपको? 57। यानी 10 गुने हो जाएगा 57 4 61। 61 को 10 से गुना कीजिएगा, 610 आपका ये आपका करेक्ट आंसर। तो आइए अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 9वां प्रश्न अपना क्या कह रहा है इनको देखेंगे। कह रहा है उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात कीजिए। यानी पदांतर कहने का सेंस आपसे कॉमन डिफरेंस यानी डी का वैल्यू पूछ रहा है। यानी इस पदांतर समझ गए ना, पद अंतर यानी डी, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद आपको 73 है। जो दिया गया वो आप लिख लीजिए फटाफट। 9वें नंबर प्रश्न में आपसे पदांतर पूछा गया, अर्थात डी का मान पूछा गया है। वहीं आपको 11वां पद यानी T11 या तो A11 भी दे सकते हैं। माने बोला जाए तो 11वां पद आपको दिया हुआ है 38। हम लोग जानते हैं, हम आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, अगर पूछा जाए 20वां पद तो हम लिख सकते हैं A प्लस 19 डी न। 50वां पद तो A प्लस 49, एक घटा के, माने ये 11वां पद है तो इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं A प्लस 10 डी बराबर हो जाएगा 38। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही एक पॉइंट और आपको दिया है 16वां पद 73। कहने का सेंस यहाँ हम लिख सकते हैं टर्म नंबर 16 यानी 16वां पद दिया है 73। 16वां पद को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 15 डी बराबर 73। ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। सर ऐसे कैसे 15 आता है? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर विलोपन विधि से इसको हल कर दीजिए। सीधे लिखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से।
समीकरण फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट आपका दिया है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है, और यहाँ दिया है a प्लस 15d बराबर 73, माने बोले तो 73 है। माइनस से काम करना होता है, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसको कट मार दीजिए। 15 को d में से 10 को d हटाइएगा तो -5d हो जाएगा। वहीं 73 में से 38 को घटाइए तो 13 में से 8 गया, ये हो गया 5, और 6 में से 3 गया तो ये हो गया आपका 3 यानी 35। और ये भी डाटा आपको माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि बड़ा वाला का सिंबल लेना पड़ता है। और ये माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, 5 से झटा मारिए 35 को 7 मरतबे में कट गया, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। और आपसे यही पूछा गया था पदांतर, यानी डी का वैल्यू निकालना था। आई होप कि आप 9वां नंबर प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रश्न संख्या 10 को देखिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। 10वां नंबर जो आपका प्रश्न कह रहा है, गौर से देखिएगा। पी का मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ के लिए हम लोग जानते हैं ना, समान दूरी शब्द में ही आपका प्रश्न छिपा हुआ है अच्छे से। यानी ए का आपको निर्देशांक दिया है 0,2 और इसके निर्देशांक को हम b मान लेते हैं, और b का वैल्यू आपको दिया है 3,p। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3,p, और यहाँ पे है इसको हम c मान लेते हैं, और एक निर्देशांक आपको दिया है p,5। ये प्रश्न संख्या हम 9 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्रश्न से, यानी सवाल कहता है कि a से लेकर के b तक की जो दूरी है वो a से लेकर के c तक की दूरी की समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी है। a से b की दूरी हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का स्क्वायर, और ac के जगह पर क्या लिख सकते हैं, p माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। इस रूट से इस रूट को आप काट दीजिएगा तो आपको बच जाएगा 3 स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा आपको p स्क्वायर प्लस 5 में से 2 चला जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर। ये 3 तिया 9 से ये 3 तिया 9 कट जाएगा, क्योंकि दोनों का सिंबल बराबर है। अपना डाटा बच गया p स्क्वायर माइनस आपको 2a और b आप प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर, बराबर में ऑलरेडी आपको p स्क्वायर दिया है। अब इस p स्क्वायर से इस p स्क्वायर को काट दीजिएगा, ये हो जाएगा -4p अब प्लस 4 बराबर 0, यानी -4p बराबर, इस 4 को उधर ले जाएगा तो निगेटिव में चला जाएगा। इस माइनस को काट दीजिए, 4 से 4 को काट दीजिए, यानी p का वैल्यू कितना आ गया आपको, देख रहे हैं ना, मच्छर भी पढ़ाने। तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। 11वां प्रश्न अपना क्या कहता है, इनको देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P के लिए 1 - 2 और Q के लिए -3 4 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, यानी PQ जो है लाइन, वो 1:2 में आपको क्या करता है, विभाजित करता है। प्रश्न किया गया है इसमें कि अंत विभाजन करने वाली बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, यानी जो रेखा है उसके बीच में जो कट मारा गया है वो रेखा आपको ज्ञात करना है। देखिए ये अपना 11 नंबर प्रश्न है। ये कोई रेखा है, इस रेखा की फर्स्ट निर्देशांक अर्थात इसका नाम आपको P दिया हुआ है और डाटा है 1 - 2, तो यहाँ आप 1 - 2 लिख सकते हैं। वहीं Q के लिए बात किया जाए तो वो है आपको -3,4 है, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा। अनुभव से प्राप्त कीजिए PQ को जो डिवाइड करने वाला जो अनुपात है 1:2, शुरू में 1 माने कम है, बाद में 2 माने ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम अनुमान से यहाँ पर एक रेखा मान लीजिए कि हम R ही ले लेते हैं और इसका नाम देते हैं x, y, अर्थात ये 1 में डिवाइड किया और इधर वाला पार्ट कितना हो गया 2। यहाँ लिख दीजिएगा, दिया गया है जो डाटा वो लिख दीजिएगा। क्या क्या डाटा आपको दिया गया है, एक है आपको x1 का वैल्यू 1 दिया है, वहीं y1 का वैल्यू देखा जाए तो ये आपको -2 है, x2 का वैल्यू आपको दिया है -3 और y2 का वैल्यू दिया है आपको 4। और ये इनको जो डिवाइड में दिया है m/n कहा जाए, अर्थात m का वैल्यू हम 1 ले लेंगे
और n का वैल्यू कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो ये आपको 1:, इस टाइप से 2 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र यानी निर्देशांक चैप्टर में आप देखे होंगे। अंतः विभाजन सूत्र से हमको ये r वाला डाटा प्राप्त करना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं r इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। आपको एनसीईआरटी में जहाँ पे हम mn दिए हैं वहाँ पे वो m1 m2 करके दिया रहता है, मान लेता है। यहाँ पे हम m को अलग और n को अलग मान लिए, कॉमा ये हो जाएगा फिर my2 प्लस ny1, अब बट्टा में दे दीजिएगा आप m प्लस n दे दीजिएगा, इसको कोष्ट में रख दीजिए। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 है तो 1 दे दीजिए। x2 का वैल्यू कितना है, -3 है तो ये -3 दे दीजिए। प्लस n का वैल्यू 2 है तो 2 दे दीजिए, और x1 का वैल्यू आपको 1 है तो 1 दे दीजिए। बट्टा में आप 1 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर कॉमा m का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू आपका 4 है, n का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू आपको -2 है। बट्टा में आप 1 प्लस 2 इस अंदाज में लिख सकते हैं। यानी ये डाटा देखा जाए तो कितना हो गया, +1 -3 का गुना कीजिएगा तो ये -3 हो जाएगा, और 2 ये कम 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 और 1 हो जाएगा आपको 3। यहाँ पर 4 एक कम 4 हो जाएगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा आपको माइनस, और बट्टा में आप 3 दे दीजिए। देखा जाए तो डाटा -3 में से +2 हटा दीजिएगा तो माने -1 ऊपर बच जाएगा, नीचे में 3 रह जाएगा। यहाँ 4 में से 4 हो गया 0, और बट्टा में कितना हो जाएगा 3। एक स्टेप और बढ़ा दिया जाए तो हम लोग आंसर के करीब आ गए हैं। अपना जो अंतर विभाजन वाला पॉइंट आया है वो आया है -1/3, और कॉमा 3 से 0 में भाग दीजिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपको 0। आई होप कि आप 11वां नंबर प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये 12वां नंबर प्रश्न, इसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। हम बताए थे 1 से 30 तक जो सिद्ध करने वाला प्रश्न है थोड़ा जटिल होता है, खतरनाक होता है, उसको स्पेशलिस्ट आपको एक एक स्लाइड दे करके आपको बता देंगे तो समझने में आपको सुविधा होगा। सीधा हम लोग प्रवेश करते हैं 13वां नंबर प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कह रहा है सिद्ध करे कि, हाँ 12 और 13 दोनों रहने दीजिए, 12 और 13 दोनों रहने दीजिए, दोनों सिद्ध करने वाला है तो दोनों को आपको एक वीडियो में डाल देंगे। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। कह रहा है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में कि 10 a का वैल्यू 1 है तो सिद्ध करना है कि 2 sin a डॉट cos a 1 है। यानी कहने का सेंस आपको दिया गया है 10a = 1 है। हम इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं ना, 10a बराबर 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है तो कहिए 45 डिग्री का, और इस 10 से इस 10 को काट दीजिएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा आपको 45 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, 2 sin a डॉट cos a। अब लिखेंगे इस यहाँ पे, इसलिए 2 sin a डॉट cos a बराबर सिद्ध क्या करना है आपको, 1 सिद्ध करना है। तो लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड के तरफ क्या है आपको 2 sin a डॉट आपका cos a है, अर्थात यहाँ पे 2 गुने sin 45 डिग्री डॉट फिर cos कितना दे दीजिएगा 45 डिग्री। हम लोग जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा 2 sin 45 का वैल्यू होता है गुना में 1/√2, और cos 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2। अपना डाटा आ जाएगा 2 गुना 1/√2 का गुना 2 हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो 1, अर्थात RHS का वैल्यू अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और यही बोला था आपसे प्रूव्ड करने के लिए। आई होप ये 14 प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न में। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है इसका मान निकालने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। क्या लिखा है, 2 कोष्टेज sin स्क्वायर 45 डिग्री और डॉट में आपका है cos स्क्वायर 45 डिग्री, फिर बट्टा में tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, लिख दीजिए। 15 नंबर प्रश्न है। 2 कोष्ट में है आपका sin स्क्वायर 45 डिग्री, फिर है आपका cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टा में आपका डाटा दिया हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो लिख दीजिएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री।
और प्लस है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर आप 90 डिग्री दे दीजिएगा। एक बात आपसे हम बतियाना चाहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा आपको एक होता है, ये बात याद होना चाहिए। आप शॉर्टकट में इनको एक भी पुट कर सकते हैं, नहीं पूरा बनाइएगा वैल्यू पुट करके तब बनाइए। 2 कोष्ट में साइन स्क्वायर 45 माने 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका मझली कोष्ट है। बट्टा में टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 का स्क्वायर। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू आपको होता है 0, तो यहाँ 0 का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। देखा जाए तो ये डाटा आ जाएगा 1/√2 का मतलब 1/2 होता है, फिर यहाँ पर 1/2 दे दीजिए, और नीचे डाटा अपना 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए तो ये 2 गुने 1/2 और 1/2 को जोड़िएगा, यानी लघुत्तम कर लीजिएगा ऐसे करके बट्टा पर का जोड़ बना करके, और ये हो जाएगा आपको 1/3। कहने का सेंस अपना डाटा आ जाएगा 2 गुने, ये हो जाएगा आपको 2/2, और मेन बट्टा आपका है 1/3। इस 2 से ये 2 कट गया, यानी 2 बट्टा में नहीं कुछ होता है 1 है, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3, यानी अपना मूल आंसर हो जाएगा 2/1 गुने ये 3 कूद के ऊपर चला जाएगा और 1 रह जाएगा नीचे, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप 15 प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं किस क्वेश्चन की ओर, तो 16वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न कह रहा है सिद्ध करें कि सेक के पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्लस 10 के पावर 4a। 16वां प्रश्न को बनाने से पहले एक फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है का ये 10 स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला अगर याद है तो इस प्रश्न को आप बड़ी आसानी से बना लीजिएगा। यानी अपना डाटा दिया हुआ है LHS में, LHS में क्या डाटा दिया है, सेक के पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। यहाँ से अगर कॉमन ले लिया जाए सेक स्क्वायर ए, तो कहिए 4 में से 2 पावर कॉमन ले लिए तो अंदर में हम सेक स्क्वायर ए दे सकते हैं। सेक स्क्वायर ए पूरा कॉमन आ गया, यानी यहाँ पर -1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -1 के जगह क्या चिपका सकते हैं, कहिए 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ दे दीजिएगा आप 10 स्क्वायर ए। अब इस सेक स्क्वायर ए के जगह एक और फॉर्मूला हम दे सकते हैं, 1 को उधर फेंक दीजिएगा, तो इस सेक स्क्वायर ए के जगह एक चीज़ हम चिपका सकते हैं क्या, तो कहिएगा सर 10 स्क्वायर ए प्लस 1 आप दे सकते हैं। और ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर 10 स्क्वायर ए प्राप्त है। इस 10 स्क्वायर ए को 10 स्क्वायर ए में गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर 4a, और 10 स्क्वायर ए को 1 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 10 स्क्वायर ए। यानी अपना RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप कि आप 16वां प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए अब हम देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जो इन दोनों वृत्तों के त्रिज्या से जो बने वृत्त है ना, उस वृत्त के परिधि के बराबर होगा। अर्थात आपको समझ में आना चाहिए, इस क्वेश्चन कह रहा है कि ये मान लीजिए कि अगर 19 सेंटीमीटर है और ये एक छोटा सा त्रिज्या आपको दिया है आपको 9 सेंटीमीटर वाला, इन दोनों का जोड़ जो है एक बड़े वृत्त के बराबर होगा, और बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल R। यहाँ पर प्रश्न संख्या कैमा है अपना 17 है, तो यहाँ 17 दे दीजिए। लिखेंगे माना कि बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त के त्रिज्या को हम क्या मान लिए हैं, R है। अब सवाल में जो दिया गया वो लिख दीजिए, दिया गया है R1 का वैल्यू आपको 19 सेंटीमीटर दिया है, वहीं R2 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 2 वृत्तों के परिधि का योग जो है बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। अर्थात यहाँ पर हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, बड़े वृत्त का परिधि 2 छोटे वृत्त की परिधि, इस अंदाज में आप इसको लिख सकते हैं।
यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर इजिकल टू, दोनों में 2 पाई है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए, अंदर में बच गया R1 जोड़ R2। इस 2 पाई से 2 पाई को क्लीन कर दीजिए, काट दीजिए, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 19 जोड़ कितना जोड़ दीजिएगा 9, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 9 9 18, यानी देखा जाए तो ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपको 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप कि आप प्रश्न संख्या 17 को अच्छे से समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उनको देखिए। 18वां जो प्रश्न कह रहा है आपको कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 + 4 साइन थीटा बट्टा 1 + कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जो वैल्यू दिया है वो पहले लिख दीजिए। क्या वैल्यू दिया है, अपना प्रश्न संख्या 18 है ना, साइन थीटा बराबर आपको दिया है 4/5, और हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। अगर पिक्चर ड्रॉ कर लिया जाए तो अगर लंब इसको मानते हैं 4 और कर्ण इसको मानते हैं 5, तो हमें बेस चाहिए, यानी आधार हमें पता नहीं है। और फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कहा जाए तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है लंब स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घट जाइएगा, तब 5 कितने हो जाएगा 25 - 16, यानी √9 बराबर कितना कर देगा ये 3। बेस कितना निकल गया अपना 3 निकल गया। प्रश्न क्या डिमांड किया जा रहा है, 4 + 4 साइन थीटा, 4 + 4 साइन थीटा, और बट्टा में डाटा दिया है आपको 1 + कॉस थीटा, तो 1 + कॉस थीटा इस अंदाज में आप लिख दीजिए, यानी 4 + 4 गुने साइन थीटा का मान तो ऑलरेडी आपको 4/5 दिया है, तो यहाँ 4/5 चिपका दीजिए। और 1 + कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार का वैल्यू आप 3 ज्ञात कर लिए हैं, और बट्टा में कर्ण कितना दे दीजिएगा 5, बराबर में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 बट्टा कितना हो जाएगा 5, और नीचे आ जाएगा 1 + 3/5। एक स्टेप इधर देखिए, नंगरा भिन्न इसको हम कहते हैं। 5 को 4 से गुनेट दीजिएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 में 16 जोड़ दीजिए माने 36/5। कैसे है एक बार और बुझिए, ये 5 चौका 20 हो गया, उसमें 16 जोड़ दीजिए तो 36/5। वैसे ही नंगरा भिन्न यहाँ नंगरा दीजिए, 5 के 5 × 3 कितना हो जाएगा आपको 8/5। इस 5 से इस 5 को आप कट मार सकते हैं, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 36/8। आई होप कि आप प्रश्न संख्या 18 को अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब हम 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न अपना क्या कह रहा है इनको देखिएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है कि यदि कॉसेक 4 थीटा = सेक कॉस्टेज थीटा -20 डिग्री है, जहां 4 थीटा एक न्यून कोण है, तो आपको बोला गया है थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो डाटा दिया है उसको लिख लीजिए। कॉसेक कितना थीटा है 4 थीटा है, अर्थात इसमें 4 थीटा लगा दीजिए। बराबर में डाटा कितना दिया हुआ है, बराबर में डाटा है सेक कोस्टेज थीटा -20 डिग्री, तो यहाँ थीटा -20 डिग्री दे दीजिए। दिमाग में सेटिंग कीजिए कि हमको सेक से सेक को काटना है, बट आपको लेफ्ट हैंड तरफ कॉसेक है। हम जानते हैं अगर इसको इस फॉर्म में लिख दूं सेक 90 - 4 थीटा, तो कहेगा सर कॉसेक के 4 थीटा है। नहीं, सेक 90 - थीटा होता है कॉसेक थीटा, और ऑलरेडी आपको दिया है इस तरफ सेक थीटा -20 डिग्री। यहाँ पर इस सेक से इस सेक को काट दीजिएगा तो अपना डाटा आ गया 90 - 4 थीटा बराबर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 20 डिग्री। सभी थीटा को एक तरफ कर लीजिए। ये 90 है, अगर मैं -20 को इधर ले आऊँ तो ये प्लस में 20 आ जाएगा। थीटा ऑलरेडी आपके पास है, इस 4 थीटा को इधर ले जाइएगा तो ये प्लस में आपका 5 थीटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 110 बराबर 5, यानी 4 थीटा है ना, ये प्लस में आया है तो 4 और 1 हो जाएगा आपको 5 थीटा। 5 से 110 को काटिएगा तो 22 मरतबे में कट जाएगा, अर्थात थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ गया आपको 22 डिग्री आ गया। और ये 22 डिग्री न्यून कोण है। न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच की डाटा हो। ये 22 डिग्री आपको आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या कहते हैं इनको देखिए। एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर और 14 मीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। जो दिया गया वो लिख दीजिए। 20वां नंबर प्रश्न में दिया गया है किसके लिए दिया गया डाटा, तो बेलन के लिए।
बेलन के लिए। आप बेलन जानते हैं ना, सिलेंडर टाइप का होता है, इस टाइप से बेलन का में कितने सतह होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो 3 सतह, एक नीचे एक ऊपर 2 और चारों तरफ का एक, टोटल 3 सतह होता है। बेलन की सबसे पहले इसमें शब्द में पहले त्रिज्या है और बाद में ऊंचाई, यानी 4 को हम त्रिज्या मानेंगे। ये 4 आपको त्रिज्या दिया हुआ है और 14 जो है ये आपका क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। तो लिख लीजिएगा कि रेडियस दिया है हमको 4 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, बेलन का आयतन। और हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, कहिए πr²। पाई का वैल्यू 22/7 और आर के जगह आप कितना पुट कीजिएगा, 4 × 4 और ऊंचाई दे दीजिएगा 14। 7 से 14 को टोन दीजिए, 2 मरतबे में टोना जाएगा, यानी ये 22 × 4 × 4 गुने कितना हो जाएगा, 2 सबको गुना कर दीजिए। 4 चौका 16, 2 32, 2 64, 32 2 64, 6 कितना होता है 70। 704 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपने आयतन ज्ञात किया। एक बार फिर से देख लीजिए, गुना 22 चौका 88, 4 दूना 8, 88 64, 88 64, 6 70, बिल्कुल सही है 704 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि आप प्रश्न संख्या 20 को अच्छे से समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21वां प्रश्न क्या कहता है, इनको देखिए। 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, गौर से देखिए। जो डाटा दिया है वो लिख दीजिए फटाफट। किसके लिए डाटा दिया गया है, दिया गया है, यहाँ लिखना है समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, त्रिभुज के लिए। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में सारा डाटा, कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा, यानी 3 ही भुजा से ना त्रिभुज बनता है, तीनों भुजा बराबर हुआ, इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3a, यानी भुजा आपको कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। बट आपके क्वेश्चन में परिमाप न डिमांड करके क्षेत्रफल डिमांड किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/4 गुने 12 गुने 12। 4 से 12 को टोन दीजिए, 3 मरतबे में टोन आ जाएगा, 12 × 36 और √3 यहाँ पर चिपका दीजिए। और ये क्षेत्रफल निकाले हैं ना, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो ये हो गया 36√3 cm²। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लिखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। आइए अब हम प्रश्न संख्या 22 को देख रहे हैं। 22 नंबर में कह रहा है कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। 22वां क्वेश्चन बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले जो डाटा दिया रहे ना, तो माध्य के लिए सबसे पहले हमें 4 टेबल की जरूरत पड़ती है, तो आप फटाफट इस टाइप से 4 टेबल बना लीजिएगा। 1 टेबल हो गया, 2 टेबल हो गया, 3 टेबल हो गया, 4 टेबल। एक में आपका डाटा दिया है वर्ग अंतराल, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि ये वाला डाटा दिया है आपको वर्ग अंतराल। और बारंबारता है, बारंबारता को हम लोग f से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद वर्ग अंतराल दिया है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के डाटा है 10, 10 से डाटा दिया आपको 20, 20 से है 30 और ये है आपको 30 से 40 तक का डाटा दिया है। फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया है, 0 से 10 कहने का सेंस इस बीच में कुछ भी अंक आया है तो टोटल 6 अंक आया है इसके बीच में, अर्थात 6 हो गया। 7 बार 10 से 20 के बीच में कुछ ना कुछ अंक आया है, अर्थात इसका बारंबारता 7 है, ये आपका 16 है और ये आपका 10 है। यहाँ निकालते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जानते हैं क्या होता है, यानी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का योग बट्टा में 2। कहने का सेंस L + U/2 कहिए, या उच्चतम सीमा जोड़ निम्नतम सीमा बट्टा 2। देहाती में देखा जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से फोड़ दीजिए, 10 0 कितना हो गया, 10, 10 के आधा 5 हो गया, 20 10 30 के आधा कितना हो जाएगा 15। आगे आप बिना भाग दिए हुए भी आप ला सकते हैं, बशर्ते आपका ये वर्ग अंतराल बराबर होना चाहिए। दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10 का है, तो 15 में 10 बढ़ा दीजिए माने 25, 25 में 10 बढ़ा दीजिएगा 35, मिलता होगा 40, 30 को जोड़िएगा 70, 70 के आधा कितना आ रहा है 35। और यहाँ पर हम निकालते हैं fx। fx कहने का सेंस इसमें आपका गुना छिपा हुआ है। 6 को 5 से गुनेट दीजिए, 30 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा, 16 25 से कितना हो जाएगा 16 85, 16 दूना 32, 8 होता है आपको 400, ये 400 हो जाएगा। 35 दाही के 350, सबको जोड़ दीजिए, 0 0 5 हो जाएगा आपका 5, 3 0 0 और ये हो जाएगा 5, यानी ये वाला डाटा हम अभी जोड़ रहे हैं ना, तो 5 3 टोटल हो जाएगा आपको 8 और यहाँ हो जाएगा 4 3 7, 1 हो जाएगा 8। यहाँ पर f को जोड़ना पड़ेगा, f जोड़िएगा कितना हो जाएगा 7 6 13 16
29 10 हो जाएगा आपको 39। यहाँ हम निकालते हैं कुल, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं ना माध्य बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, अर्थात एफ एक्स का जोड़ कितना आया है 885 और एफ का जोड़ आया आपको 39। एक बार मिला लीजिए, ये एडिशन सही है गलती। 16 10 26, 26 से 7 33, 33 अच्छा 39 बराबर है 400 300 700 1 800 50 30 85 अब 5 50 30 80 5 85 ठीक है। 8 8 4 12 12 5 17 नहीं कट रहा है। 3 से 13 से देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 13 5 85 86 87 88 3 पर 5 35 नहीं कट रहा है। ऐसे प्रश्न का आंसर कभी कभी देखिएगा दो अंदाज में देगा, या तो पूर्णांक के फॉर्म में देगा या दशमलव के फॉर्म में। तो 39 से भाग लगाइए, 39 दूना कितना होता है 78। 88 में से 78 हटा दीजिएगा, 88 में से 78 तक कितना बच जाएगा 10, 10 पर 5 हो गया आपका 105। फिर 39 का पहाड़ा पढ़िए, 39 तिया कितना होता है 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 11 117 हो जाएगा। अपने पास 110 है तो जीरो लगा दीजिए, दशमलव दीजिए, फिर एगो जीरो चिपका दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपको 10 से 50। 39 का पहाड़ा पढ़िएगा तो लगभग 9 9 81, 9 तिया 27 ज़्यादा जा रहा है, 9 8 72, 8 3 24 ज़्यादा जा रहा है। ये कितना मरतबे में लग जाएगा लगभग 390, दाही लगाएंगे 390 हो जाएगा ना। भाग गलती है क्या देख लीजिए एक बार फिर से, गलती है ना। 39 दूना 78, 78 में 10, 10 पर 5 हाँ 39 दूना 78 एक बार फिर से लगेगा। ठीक है सही बात है। ऐसे ही मिस्टेक आप लोग को भी होगा, लेकिन क्या कीजिएगा मैनेज कीजिए फिर से। 39 दूना 78, नहीं तो अपन देहाती जिंदाबाद, ऐसे भाग लगा दीजिए। 8 8 5 सर कहाँ रफ कॉपी पर, नहीं तो रफ में कर लीजिए, या कॉपी पर भी आप साइड में बना दीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो आपका मेहनत वहाँ देखता है। यानी 39 दूना यहाँ कितना दे देंगे 78, 8 में से 8 गया जीरो, लगभग अपना डाटा सही था। फिर से 39 दूना कितना हो जाएगा 78, यहाँ हो जाएगा 7, क्योंकि हासिल दे करके 15 हो गया। ये 9, 9 में से 7 गया 2, अब 27 से बच गया। अब दशमलव दीजिए जीरो। अब 9 नंबर मरतबे में लगाइएगा, 9 9 81 ज़्यादा हो जाता है। 8 9 72, 8 3 24, 6 मरतबे में लगाइए, 9 छक्के 54, 36 18, 5 कितना हो जाएगा 23, लगभग इतना आता है। तो शॉर्टकट आप इसको 22.6 आप आंसर चिपका सकते हैं। नहीं भाग आवे तो यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा तो आपको लगभग मार्क दे दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप प्रश्न संख्या ये 22 था, 22 को आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है इनको देखिए। कह रहा है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर क्या है आपका ऊंचा है। आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय, ध्यान दीजिए इस शब्द का खेल है। बहुत बच्चा इसमें क्या करता है 2 × LB + BH + LH लगा लेता है, जो गलत बात है। शब्द पर खेला है, यहाँ पार्श्व बोला है। पार्श्व कहने का सेंस वक्र, साइडे साइड। और घनाभ में कुल मिलाकर के 12 सतह होते हैं, लेकिन सभी 6 सतह होते हैं, लेकिन सभी सतह आपस में बराबर नहीं होते हैं। 12 किनारा होते, लेकिन सभी 12 किनारा घनाभ में बराबर नहीं होता। लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। यहाँ पर दे दीजिएगा जो घनाभ के लिए दिया है ना, यहाँ लिख दीजिएगा दिया गया है किसके लिए, तो घनाभ के लिए। क्या क्या डाटा दिया है, तो लंबाई कितना दिया है पढ़िए 6 है, 4 है, 2 है, यानी ये 6 मान लीजिए। चौड़ाई 4 है और ऊंचाई आपका 2 दे दिया है। जो भाषा का प्रयोग किया है प्रश्न में वही लिखिए। घनाभ का पार्श्व, यहाँ लिखा है ना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए घनाभ का, या मकान के चारों दीवार का क्षेत्रफल, दोनों गप बराबर है, माने 2 × L + B × H होता है। यहाँ पर 2 दे दीजिए। लंबाई आपका 6 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 2 है, यानी 2 × 6 4 10 और × 2 2 दूना 4, यानी ये हो जाएगा आपको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे, 23 नंबर प्रश्न को। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर अंदाजे आपको चुनना है। यादृच्छ का मतलब होता है अंदाजे चुनना। इसके स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं ना प्रायिकता का फॉर्मूला होता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इजकल टू नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। यानी आप देखिएगा ABCD के कुल मिलाकर के कितने लेटर आने की संभावना होती है, तो संपूर्ण घटना को S कहते हैं। अर्थात ABCD में आपको नंबर ऑफ S का वैल्यू आपको 26 लेना पड़ेगा। ये प्रश्न संख्या 24 है। सवाल में बोला गया है कि वॉवेल वर्ड आना चाहिए ना, स्वर, तो यहाँ पर लिख देना एक भाषा में, माना कि स्वर अक्षर आने की, स्वर अक्षर आने की घटना ई है। आपसे हम डिमांड करते हैं, बताइए ABCD में टोटल कितने स्वर है जो आ सकता है, तो कहेगा सर 5 होता है, AEIOU नहीं। और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई की जगह 5 चिपका दीजिए और नंबर ऑफ एस की जगह आपका 26 है टोटल लेटर। आपका आंसर कंप्लीट है 24 का। आई होप कि आप 24 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। और हम बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। दो संख्या 16 और 28 का LCM 112 है, तो आपका HCF पूछा गया है। हम लोग एक थ्योरी जानते हैं ना, दो संख्याओं का गुणनफल उसके मौसों और लौसों के गुणनफल के बराबर होता है। जो चीज़ दिया है आप उसको शॉर्टकट में लिख दीजिए फटाफट। यानी एक संख्या आपको दिया हुआ है 16, समय भी मेरा भागता जाता है, थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा। और दूसरा संख्या दिया है आपको सीधे 28 है तो 28 दे दीजिए। उसके बाद आपका क्या चीज़ दिया है, LCM कितना दिया है, 112 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है उसके मौसों और लौसों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे 16 गुने 28 दे दीजिए। यहाँ पर HCF हमें पता नहीं है, लघुत्तम 112 पता है। 16 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 16 सत्ते 112 होता है। और 7 से 28 को टोनिएगा तो कहिए 7 चौका 28 होता है। देखा जाए तो महत्तम कितना ज्ञात हो गया, अपना 4 ज्ञात हो गया। आई होप कि इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए आपका 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है। 26 नंबर प्रश्न में इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, निकाले गए बल्ब को खराब होने की क्या प्रायिकता है। नहीं, सेम प्रश्न है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यानी जो दिया गया वो लिख दीजिए। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ना, दिया गया है, यानी टोटल बल्ब की संख्या आपको 30 दिया, नंबर ऑफ एस। माना कि खराब बल्ब, कौन बल्ब की चर्चा है, खराब बल्ब। यहाँ लिख दीजिए खराब बल्ब। खराब बल्ब जो अंदाजे चुनिएगा, आने की घटना ई है। आप इस क्वेश्चन में देखिएगा टोटल खराब बल्ब की संख्या सवाल में कितना चर्चा किया गया है, तो 5 बल्ब खराब है, तो यहाँ 5 दे दीजिए। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ई इक्वल बटा नंबर ऑफ एस। वी हैव द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ई इक्वल टू 5 एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एस इक्वल टू 30। देन वी गेट द आंसर 1/6। यही अपना प्रायिकता है। आई होप कि आप 26 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। हम लोग 27 प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। जो आपको जितना सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है वो सबको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, हल करना है और विलोपन विधि से कीजिए, प्रतिस्थापन से कीजिए, या पग विचलन से कीजिए, या ग्राफ से कीजिए। चारों में से जो विधि है उन विधि से कीजिएगा। यहाँ पे कोई विधि का नाम नहीं दिया है। तो आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें, 2x + 3y = 11, और एक डाटा है 2x - 4y। 2x - 4y = -24 है। यहाँ ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन सेकंड है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों कट रहा है तो माइनस से काटिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस ये कट गया। 4 3 कितना हो जाएगा, 7y। 24 और 11 को जोड़ दीजिएगा तो 35। 7 से 35 को टोन दीजिएगा, 5 मरतबे टोन आ जाएगा, y का वैल्यू 5 आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है अपना 2x + 3y = 11, यानी 2x + 3 गुने y का वैल्यू 5 बराबर 11। 2x बराबर 11 माइनस 5 दिया, कितना करना पड़ेगा यहाँ पे 15, क्योंकि 15 प्लस वाला डाटा माइनस में चला गया, यानी 2y = -4।
y से काटिएगा तो ये 2 मरतबा में कट जाएगा, यानी y का वैल्यू आ गया -2 और x का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड किए हैं, सॉरी x है ना, ये x है बाबू, x का वैल्यू -2 और ये y का वैल्यू कितना है आपको दिया हुआ है 5 है। आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। ये प्रश्न था क्या माँ, 28 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर प्रश्न जो कह रहा है उनको देखिए। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए √1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बड़ी सुंदर प्रश्न है ये प्रश्न, कई बार आपको पूछ लिया जाता है, गौर से देखिए। लास्ट क्वेश्चन है 30, 29, 30 बना करके हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे। यानी √1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बट्टा में दिया है 1 माइनस कॉस ए। हमको बराबर में क्या लाना है डाटा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिया है। सबसे पहले लिखेंगे LHS। LHS का वैल्यू क्या दिया है, 1 प्लस कॉस ए बट्टा में है 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे हर परिमेयकरण कर दीजिए। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यानी रूटे में है तो रूट देने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे रूट देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, या रूट देना ही है तो अलग से दीजिए इस टाइप से। यानी √1 प्लस कॉस ए से गुना कर दीजिए। यहाँ पर भी √1 प्लस कॉस ए से हम गुना कर सकते हैं। दोनों देखने में एक जैसा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का तौर गुना होकर के स्क्वायर हो जाएगा। ये भी रूट के अंदर ही है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर देखिएगा रूट के अंदर जो भी स्क्वायर का फॉर्म होता है वो बाहर प्योर रूप से निकल जाता है, अर्थात यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, और ये अपना एक फॉर्मूला दे रहा है आपको 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, किसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का। यानी 1 प्लस कॉस ए बट्टा में हम √, ये एक सूत्र बन गया, किसका सूत्र बन गया है तो साइन स्क्वायर ए का सूत्र बन गया है 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे ये साइन स्क्वायर प्योर रूप से बाहर चल जाएगा और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, सेपरेशन मेथड लगा दीजिएगा। सेपरेशन मेथड कहने का मतलब एक का अपना साइन ए प्लस है, पर्सनल है, और कॉस ए का भी साइन ए पर्सनल है, अर्थात सेपरेशन मेथड में हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए। 1 बट्टा साइन ए किसका फॉर्मूला है तो कॉसेक ए का फॉर्मूला है, कॉस बट्टा साइन किसका फॉर्मूला है तो कॉट ए का फॉर्मूला है। शायद यही आपका RHS में बोला गया है प्रूफ करने के लिए, तो RHS अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लास्ट प्रश्न को देखेंगे 30वां नंबर प्रश्न को, कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है एक गड्डी है, उसमें से लाल रंग का बादशाह निकालना है। हम आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में कि ताश में कुल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 40 पत्ते अंक वाले होते हैं और 12 पत्ते फोटो वाले होते हैं। उस फोटो वाले में 3 क्वालिटी की पत्ता है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, और सभी पत्ते 4-4 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे बादशाह का चर्चा है, यानी जो दिया गया है वो लिख दीजिए। नंबर ऑफ एस का वैल्यू आपको 52 दिया है। माना, सवाल जो कह रहा है वो घटना मान लीजिए, माना कि लाल बादशाह बोला गया है ना, लाल बादशाह, तो लिख दीजिए माना कि लाल बादशाह आने की घटना ई है। टोटल बादशाह कितना होता है, 4 होता है, लेकिन लाल बादशाह आपको 2 ही होगा, क्योंकि सबका एक एक पत्ती होता है ना, लालपन लाल होता है, ईंट भी लाल होता है, लेकिन हुकुम और चीरी क्या होता है आपको ब्लैक कलर का होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ एस। यानी टोटल घटना आपको 2 है और टोटल संपूर्ण घटना कितना है आपको 52 है। 2 से 52 को टोन दीजिए, 26 मरतबा में टोना जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/26। आई होप आप इस 30 प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। जो प्रश्न आपको बच गया उन प्रश्न को हम आपको बाद में, अर्थात 3 से 4 प्रश्न बचा है हमें पता है, और आपका सब्जेक्टिव यानी 5 नंबरा प्रश्न है उनका एक पार्ट और लेके आएंगे, पार्ट 2 वीडियो सब्जेक्टिव का, तो उनको देखिएगा। और हम लोग का जो ये टीम है बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट आप लोग को चाहिए अब, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप ही लोग सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट क्या है, बस अगर अच्छा ख़राब भी लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आप ये चीज़ को सुधारिए। बाकी बहुत चीज़ आपको ख़राब लगता होगा, लाइट आपको भुक भाग करता है, तो वो सब हम लोग ठीक कर लेंगे, इतना तो पता चल गया है। लेकिन फिर भी कंटेंट कैसा जा रहा है, पढ़ाने की थोड़ा सा क्या है ना, अभी राइटिंग वीटिंग हम लोग को शुरुआती फॉर्म है, तो थोड़ा मैनेज कीजिए। बहरहाल आप लोग दूर दूर तक थोड़ा सा वीडियो को देखिए, फैलाइए, ठीक है। तो लेते हैं विदा आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी से गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।